नमस्कार। बहुरी अकेला की श्रृंखला सुनो भी साधु में आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े हुए बदलावों की। ये वो देश है जहां कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, देवी माना जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। तो इस फिलॉसफी के साथ ये देश चलता है, लेकिन साथ साथ इस देश में महिलाओं के साथ बहुत सारे भेदभाव भी इस लेवल तक हुए, इतने सारे सामाजिक जो बंधन है उन पर लादे गए कि लगभग उनके साथ शूद्रों जैसा व्यवहार होते आया है। चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हों वो महिलाएं, चाहे वो सवर्ण हों या दलित हों, लेकिन उनके साथ इनवेरिएबली सामाजिक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सामाजिक आंदोलन भी हुए, कुछ कानूनी प्रावधान हमारे संविधान में भी किए गए जिससे महिलाओं की स्थिति बदली है। और उन्हीं बदलती हुई स्थितियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी शिक्षा से, अपने लगन और मेहनत से अपने आप को साबित किया है और आज एक बड़े पद पर आसीन है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा महंत, जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट चिरायू मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और डॉक्टर रश्मि आप्टे, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सेवा सदन आई हॉस्पिटल में और आई सर्जन हैं। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा सीमा महंत मैम से है कि शिक्षा से जुड़े हुए, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति एक बड़ा जो व्यक्तित्व है वो पा नहीं सकता, तो शिक्षा से जुड़े हुए आप क्या बदलाव देखते हैं महिलाओं को लेकर, खासकर आप अपने आसपास? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपने पूछा कि शिक्षा से जुड़े हुए बदलाव। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि मैं जो है पिछले 50 साल में बचपन में जो मैं शिक्षा का जो स्टेटस मैं देखती थी, जो हमने खुद फेस किया है कि बचपन में जब स्कूल जाने के लिए, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स को सोचना पड़ता था कि हम इस बच्ची को पढ़ाएँ या नहीं पढ़ाएँ। समाज का जो उस समय समाज का जो स्टेटस था कि नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, तो एक हिम्मत जुटानी पड़ती थी पेरेंट्स को, एक स्ट्रगल करना पड़ता था स्कूल भेजने के लिए। फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ता था कि ओके, इनकी प्राइमरी एजुकेशन हो गई तो मैं इनको बाहर कैसे भेजूँगा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। कॉलेज, उस समय छोटी जगह पे कॉलेज नहीं थे, कॉलेज के लिए बड़ी जगह पे जाना पड़ता था। तो ये सब पेरेंट्स को सोचना पड़ता था कि मैं कॉलेज भेज पाऊँगा, इसकी एजुकेशन पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आज के उसमें हम ये देखते हैं कि महिलाओं को जो राइट ऑफ एजुकेशन जो महिलाओं को मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो सोशल मूवमेंट्स की वजह से जो एक सोच बदली है, उसमें महिलाओं के एजुकेशन के लिए अब किसी पेरेंट्स को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। एक तो फ्री एजुकेशन का गवर्नमेंट पॉलिसी है, दूसरा सेकंड वन क्वालिटी एजुकेशन के लिए ढेर सारे महिलाओं के लिए स्कूल खुले हैं, कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं, मिशनरीज़ स्कूल खुले हैं। आज कॉलेज देखें तो कॉलेज हर जगह-जगह पर कॉलेज अवेलेबल है। तो ड्रास्टिक चेंज हुआ है और महिलाएँ एजुकेट हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हाँ, और उसमें ये भी बदलाव आया है कि पहले लोग झिझकते थे बच्चियों को बाहर भेजने के लिए किसी जॉब में, कि वो बाहर रहेंगे कैसे। वो शिक्षा को लेके भी था और एक सामाजिक जो बोले चिंता भी थी कि बाहर अगर भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या अगर कुछ और दूसरी कोई उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हो गई तो फिर समाज को मुंह कैसे दिखाएंगे हम। तो एक तो ये था। दूसरा, अगला सवाल मेरा रश्मि आप्टे मैम से है कि ऐसी कौन सी सामाजिक मान्यताएं थीं जो आपने अपने लेवल पर देखी और समाज से जुड़ी हुई अपने आसपास देखी, जो महिलाओं पर लागू थी? हमारे यहाँ शुरू से महिलाओं पे वैदिक काल से अगर अपन देखेंगे तो महिलाएं बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। गार्गी, मैत्रेयी, ये इनको सारे अधिकार थे। हाँ। मतलब ये यज्ञ, कर्मकांड सब कुछ करती थी। उसके बाद कुछ आक्रमण हुए, अपने यहाँ मुगलों का काल था, पर्दा प्रथा शुरू हुई, तो फिर महिलाओं को वो फिर शोषित होने लगी महिलाएं, और बस घर के अंदर एक जैसे बांध के रखने वाला, जैसे वो जैसा चाहेंगे वैसे महिला रहेगी, ऐसा टाइप की महिलाओं को स्थिति थी। तो पर्दा प्रथा थी, फिर सती प्रथा थी कि अगर महिला विधवा हो जाती है तो पति के साथ उसको भी सती कर दिया जाता था और उसकी चॉइस नहीं रहती थी, जबरदस्ती ये किया जाता था। इसमें बहुत बड़ा रोल है राजा राम मोहन राय जी का। उन्होंने अपनी इस पर मैं बाद में आते हैं, क्योंकि उससे अगला सवाल जो सामाजिक जो मूवमेंट्स हुए, सोशल मूवमेंट्स, उस पे मैं इस पे सवाल से आऊंगा। यहाँ आपने जो चूंकि नाम लिया सती प्रथा का,
विधवा भी एक इसमें आता है हम्म। कि विधवा होने के बाद जो उनको सामाजिक उसमें किस स्थिति में रहना पड़ता था कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से रहना है, बिल्कुल। आपका पहनावा ऐसा होगा कि सफेद साड़ी में रहना है, आपको मतलब इसे कोई श्रृंगार नहीं, किसी भी अच्छे फंक्शन में वो नहीं जाएंगी जाएंगी। और एक कोठरी में बस रहेंगी। हम्म, तो हर तरह से उनको शोषित किया जाता था। जाता था। फिर विधवा विवाह, ये एक नया आंदोलन शुरू हुआ सुबह जिसमें ईश्वरचंद विद्यासागर सागर ने उन्होंने आगे करके दिखाया कि दिखाया। ऐसा है। बाल विवाह जो सबसे बड़ा था कि बचपन में ही उसको शादी कर दी जाती थी। बाल विवाह के लिए शारदा एक्ट फिर आया। हाँ, शारदा एक्ट में तय की गई आयु सीमा कि 18 साल से पहले अपन नहीं हो सकती शादी। तो ये 78 में आया। पहले एज वेरिएशंस चलते रहते थे, 13 साल, 15 साल, फिर 18 साल में 78 में ये फिक्स हुआ। मैम, चूंकि विधवाओं से जुड़ी हुई बड़ी एक विडंबना है कि उनको एक बहुत सारे सामाजिक बंधनों में रहा, तो ऐसी आपको जुड़ी हुई कोई आपने कोई अपने परिवार में आसपास ऐसी कोई घटना देखी जो इस तरह की एक्चुअली में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो विधवाओं की जो कंडीशन थी आज से 40 साल 50 साल पहले, तो वो एकदम पैथेटिक कंडीशन थी। एंड अभी जो है, अभी मेरी फैमिली में एक जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर हमारे घर के बगल में एक छोटी सी कोठरी बनी हुई है। एंड कई कई बार हम लोग खेलते खेलते वहाँ पहुँच जाते थे, तो वहाँ पर पूछते थे कि मम्मी ये कैसे बना हुआ है ये। तो हमारी माँ ने हमें को बताया था कि ये कोठरी जो है, हमारी जो दादाजी की जो बहन थी जो 9 साल में विधवा हो गई थी, उनके लिए अलग से बनाई गई थी। घर के बाहर थी वो, एक अंधेरी सी कोठरी, मेरे ख्याल से 8 बाय 10 की वो कोठरी कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। एंड वो एकदम, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं था, एक छोटा सा एक सुराख टाइप का बना हुआ था। और वो 9 साल में विधवा हो गई थी। एंड टेंटेटिव उनकी एज की वो 70-75 साल में वो एक्सपायर हुई थी। और उन्होंने पूरी अपनी लाइफ उसी में निकाली है। उनको वहीं पे खाना दे दिया जाता था, उनको बाहर निकलना अलाउ नहीं था, वहीं पर एक कोने में उनको नहाने के लिए। तो उनकी पूरी लाइफ एक इम्प्रिजनमेंट में कटी, उनको पूरी एक उम्र कैद हो गई। ये तो उससे भी ज्यादा उससे उम्र भी ज्यादा, क्योंकि ये काला पानी की सजा, काला पानी की सजा इसके आगे बहुत कम है, बहुत कम है। तो उन्होंने अपने बिना किसी गुनाह के उन्होंने काले पानी से भी बड़ी सजा भुगती उस समय। तो विधवाओं की कंडीशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आने से पहले बहुत खराब थी। जैसे जैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन आया, महिलाओं को राइट्स मिले, राइट ऑफ एजुकेशन और जो दूसरे राइट्स मिले, तो उसकी वजह से अब महिलाओं की कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब विधवा महिलाओं को एक रीमैरिज का भी हमारे एक स्पेशल आर्टिकल है। तो अब जो है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गई है। और यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि एक सामाजिक मान्यता किसी एक व्यक्ति के ऊपर जब लागू होती है, जो कुप्रथा, तो वो उसके जीवन में उसके लिए कितना बड़ा विध्वंस खड़ा कर सकती है। अब आप मैम ने जो घटना बताई, आप जरा कल्पना कीजिए किसी एक 9 साल की बच्ची को उसके परिवार के पास ही किसी एक कमरे में कैद कर दिया जाए और उसको पूरी जिंदगी, उसके जब तक वो मरती नहीं है अपने बुढ़ापे तक, तब तक वो एक जगह रहना, ना कहीं जाना, ना कहीं दूसरे किसी सामाजिक फंक्शन जो है वहाँ निकलने की उनको आज़ादी है, ना बाहर जाने की आज़ादी है। क्या जीवन रहा होगा, ये सोचिए। तो इन जो कुप्रथाएं हैं, हमारे देश में बहुत सारी अच्छाई भी हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज है जो बुराई है तो उसके अगेंस्ट बोलिए भी, उसके अगेंस्ट बात भी करिए। और बहुत सारे लोगों ने इस पर बोला भी, तो बहुत सारे सामाजिक जो आंदोलन हुए महिलाओं को लेके वो किए गए। तो इसमें मेरा अगला सवाल सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ रश्मि आपसे मैम से है कि कौन कौन से आंदोलन जो महिलाओं के लिए चले, उस पर बात करिए। अमेंडमेंट्स जो हैं, नहीं, सामाजिक आंदोलन जैसे फूले ने किए या ये सावित्रीबाई फूले जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया। बच्चों के लिए, मतलब छात्राओं के लिए स्पेशल स्कूल्स खोले, जब कि यही नहीं, कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि शुरू से बच्ची के जन्म के साथ ये एक धारणा है कि तो दूसरे घर जाएगी और ये हमारे कुल को नहीं बढ़ाएगी, तो इसके लिए उसमें क्यों हम इन्वेस्ट करें, इस तरह का था वो, तो उसको क्यों पढ़ाना। तो सावित्रीबाई फुले ने बहुत सारे स्कूल्स खोले और
पहली गुरु हैं वो फीमेल शिक्षक। महिला शिक्षक हैं वो। इसी तरह राजा राम मोहन राय मैंने बताया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बताया, और ज्योतिबा फुले भी इस ज्योतिबा श्रृंखला में फुले, फातिमा शेख आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब संविधान बना था उस समय ये 15 महिलाएं थी जिन्होंने महिलाओं के लिए बोला, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बोला। धीरे 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 अपग्रेड हो रहा है, जैसे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला, शिक्षण अब तो मेरा अगला सवाल भी वही था मैम जी। कि महिलाओं के जो संविधानिक अधिकार, क्योंकि कुछ तो सोशल मूवमेंट्स हुए जैसे आपने नाम लिए इन सबके, कि राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, उनकी वाइफ आती हैं सावित्रीबाई फुले, इन्होंने समाज सुधार, विधवा विवाह, सती प्रथा और शिक्षा जैसे सुधार किए। फिर उसके बाद इन्हीं से प्रेरित होकर जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इक्वालिटी पे बात की कि वो जो समानता का जो अधिकार है वो ना तो किसी को कम ज्यादा किया जा सकता, और ये जो असमानता है चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, या जेंडर लिंग के आधार पे हो, तो ऐसे में हम कौन से अधिकार संविधान में लाए गए और किन किन का उनमें योगदान था जो आप देखते हैं कि जो बहुत बड़े थे, और आगे उसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन आज महिलाओं की जो स्थिति सुधरी है वो दिखती है उन अमेंडमेंट्स की वजह से, कानूनी अधिकारों की वजह बिल्कुल से। बिल्कुल। जब हमारे संविधान का जो है निर्माण चल रहा था तो उस समय हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने उस समय महिलाओं की कंडीशन को देखा और उन्होंने उस दर्द को महसूस किया और उसको उन्होंने पूरे पॉलिसी वाइज स्टेप बाय मैनर में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अमेंडमेंट किया। उस समय उनकी इस सोच का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो सारे अधिकार महिलाओं को दिए जो उनका हक था। उन्होंने उनके बर्थ से स्टार्ट किया है कि उनको बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पहले महिलाओं को पैदा होते से ही किसी को नदी में बहा दिया जाता था, किसी को दूध जो है दूध में डुबा के मार दिया जाता था। फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड एक कानूनन अपराध है, ये हमारे संविधान का एक तो पैदा होने से लेके फिर राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ आया है कि भाई जितना न्यूट्रिशन लड़के को मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिशन लड़की को भी मिलना चाहिए। राइट ऑफ प्रॉपर्टी आया है, चाइल्ड मैरिज को बंद किया है, सती प्रथा, ये सारी किन के लिए अलग अलग जो है कुप्रथाओं के लिए जो है अलग अलग मूवमेंट्स तो चल ही रहे थे, साथ में जो है संविधान में भी उनको इंक्लूड किया है। फिर राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप अगर कोई महिला पढ़ जाती है तो वो पढ़कर घर में तो नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ जॉब करेगी, तो ये कि उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, 50% पार्टिसिपेशन महिलाओं का हर एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, तो एक राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर बाबा साहब को लगा कि जब महिलाएं चूँकि नौकरी करेंगी और वही एज होती है उनकी फैमिली बनाने की, तो उनको लगा कि भाई अब ये जो है मैटरनिटी लीव के बहाने जब महिला प्रेग्नेंट होगी उसको 1 साल के लिए घर पे बिठा दिया जाएगा, उसकी नौकरी से छुड़वा दिया जाएगा। तब उन्होंने मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया एंड उस समय जितनी भी जो कमिटी मेंबर्स थे उन्होंने बाबा साहब को स्ट्रिक्टली कि भाई कहाँ हमारे देश की महिलाओं को काम करने की आदत नहीं है, नौकरी करने की आदत नहीं है, हमारे देश की महिलाएं घर पे रहने के लिए हैं, क्यों आप ये मैटरनिटी लीव पर आप पूरे संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं आज की मुट्ठी भर महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से 50 साल बाद की महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जब लाखों करोड़ों में इस देश की महिलाएं जॉब करेंगी, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन इस देश की प्रोग्रेस में दिखाएंगी, तब उनको मैटरनिटी लीव की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आज आप देखिए मैटरनिटी लीव के का सब यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी कैरी आउट कर रहे हैं, प्रोफेशन को भी देख रहे हैं, जॉब को भी देख रहे हैं। तो ये सारे अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए, ये सारे अमेंडमेंट महिलाओं की प्रोग्रेस के लिए थे और इन सारे नियमों को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, महिलाओं ने उसको यूटिलाइज किया और आप देखिए देश की महिलाएं कहाँ आगे तक पहुंच रही हैं। यहाँ एक चीज और जोड़ूंगा, हिंदू कोड बिल के आने के बाद जो बहुत प्लूरल मैरिज का जो एक ट्रेडिशन, हिंदू कोड बिल का जो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया मनोज जी। हिंदू कोड बिल में क्या, जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब लाए, सारे लोगों ने, देश की महिलाओं ने विरोध किया, पुरुषों ने विरोध किया, सड़कों पर उतरे। आप उस समय का जो है हिस्ट्री पढ़िए तो ये है कि सड़कों पर बिल्कुल आंदोलन हुए कि हिंदू कोड बिल देश के लिए घातक है। ये इस तरह का हुआ।
तब उन्होंने कहा कि अगर हिंदू कोड बिल नहीं लाया जाएगा तो मैं अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे देता हूँ, और उन्होंने इस्तीफा दिया। अब आप सोचिए कि उस पर्सन की क्या थॉट प्रोसेस रही होगी। आज आप देखिए महिलाओं पे जो कितने मंत्री हैं ऐसे जो महिलाओं के ऊपर कितना सारा अत्याचार करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप पद से हट जाइए, इसकी निष्पक्ष जांच होने दीजिए। रेप के केसेस हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस महिलाओं पर रेप कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। उन्होंने महिलाओं के फेवर में अपने पद से थे कि हिंदू कोड बिल अगर आप मानते हैं तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या एंड बाद में आप देखिए हिंदू कोड बिल पार्ट में अब लागू हो रहा है। हाँ, और उसको उतने प्रभाव के साथ लागू भी नहीं किया गया, जब चूंकि इतना नहीं किया जितना वो चाहते थे। इसमें संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान तो अतुलनीय है, लेकिन वहां संविधान सभा में कुछ महिलाएं भी थीं और जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही थी और उसको रिप्रेजेंट करना चाहती थी। तो मैम, उन महिलाओं पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं सरोजिनी नायडू थी, हंसा मेहता थी, और लीला नायडू भी थी। तो 15 महिलाएं थी उस समय। राजकुमारी अमृत कौर थी जिन्होंने एम्स बनाया है। तो उन सबका योगदान है, उसके कारण ही महिलाओं को उस समय अधिकार मिले थे। इनसे जुड़ी हुई मैम कोई घटना बताना चाहेंगे क्या, हंसा मेहता जी से या राजकुमारी अमृत कौर से? हंसा मेहता जी, जब यूएन काउंसिल में ये लिखा हुआ था कि ऑल मेन आर इक्वल एंड फ्री, तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा मेन नहीं होना चाहिए, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। हाँ, जब आप मेन कहते हैं तो आपने महिलाओं को तो छोड़ भी दिया, और इसमें एक तरीके से ये भी बताया गया कि वुमेन आर नॉट ह्यूमन, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब आप ह्यूमन बोलते हैं तो इसमें दोनों आते हैं, आप मैन क्यों अकेले बोल रहे हैं, और इसलिए ये बड़ी प्रभावशाली बात थी। अगला मैम सवाल ये है कि आप चूंकि वर्किंग आपकी ऐसी है कि आपके जो सहकर्मी हैं वो भी पुरुष होंगे और आप महिलाओं पुरुष दोनों से इंटरेक्ट करते होंगे प्रोफेशनली भी, तो बहुत शॉर्ट में बताइए कि आप अभी भी क्या कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं अपने कार्यस्थल पर? देखिए, अगर आप पर्सनली मेरी बात करते हैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी बहुत कम हो गया। मिलता अभी भी है, अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। कई बार ऐसा होता है कि जो की पोस्ट पर बैठे रहते हैं पुरुष, एंड उनकी सोच उस तरह की रहती है, रूढ़िवादी सोच रहती है, महिलाओं को अननेसेसरी हरास करना। तो इस टाइप के 1-2 केसेस आते रहते हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। और उसका रीज़न ये है कि अब महिलाएं उच्च पदों पर बैठने लगी हैं। तो जहाँ पर महिला किसी उच्च पद पर बैठती है, वहाँ पर पुरुष महिला के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या हरासमेंट के अपराध अपने आप ही काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो है, अभी भी सोसाइटी में अभी भी है, लेकिन बहुत कम हो गया है पहले से। यहाँ मुझे लगता है, ये मैं एक चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो जहाँ ड्रेनेज गाँव से होता है, तो ये मुझे शुरू में 20 साल पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि पेशेंट सिस्टर बाई ही बोलता था और डॉक्टर साहब मतलब मेल। तो लेकिन अब चेंज हो रहा है। अब मेंटेलिटी चेंज हो रही है समय के साथ। अब हम भी ये महसूस करते हैं। उनको कहीं ये दिमाग में ये सेट था कि इस लेवल तक तो केवल पुरुष ही पहुंच पाते हैं, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सिस्टर हो सकती हैं, डॉक्टर होना बड़ा मुश्किल है। तो ये समाज में अब पॉजिटिव बदलाव हुआ है कि लोग फीमेल को भी उन पोस्ट पे, उन चेयर्स पे देखते हैं जहां वो पहले देखने के आदी नहीं थे। मैम, अगला सवाल आप दोनों से है कि तात्कालिक घटनाएं महिलाओं से जुड़ी हुई क्या हैं? ये इसलिए भी जानना जरूरी है ताकि मैं एक महिला के रूप में आपकी एक जागरूकता देख सकूं कि आप सिर्फ अपने को नहीं देखते हैं, अपने आसपास की घटनाओं को भी देखते हैं, और उसकी बारे में आपकी क्या राय है? तात्कालिक घटनाएं महिलाओं को लेकर, एक्चुअली में महिलाएं अब आप हर स्टेज पर देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अचीवमेंट महिला लेकर आ रही हैं। आप ओलंपिक में देखिए महिलाओं का कितना अच्छा एक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, मेडल्स लेके आ रही हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही जो हमारी महिला रेसलर्स दिल्ली में बैठी हुई हैं, ये इस देश के लिए एक सोचने का विषय है कि जो महिलाएं देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं, जो पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, उन महिलाओं के साथ में अगर कोई अत्याचार होता है तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती है।
मतलब ये सोचने का विषय है, इस देश के एक-एक पुरुष के लिए सोचने का विषय है कि उनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? अगर उनकी एफआईआर लिखी जाती, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? जो जिस पद पर बैठा हुआ इतना बड़ा उन्होंने जो है महिला ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है जेंडर हरासमेंट का, सेक्सुअल हरासमेंट का, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है क्योंकि वो एक पावरफुल पुरुष है। हाँ, और उसके लिए मतलब और वो जो अपने मंत्री पद पर अभी भी बैठा हुआ है। मतलब उसको जो है अपने गवर्नमेंट देखिए मतलब कि महिलाओं की कंडीशन अभी भी वो उसी मानसिकता का बीच-बीच में आपको उदाहरण मिलते जाएँगे कि अभी भी जो है मानसिकता वैसी ही है। महिलाओं को कुछ समझते ही नहीं है। देश मतलब वर्ल्ड लेवल की महिलाएँ सड़क पर बैठी हुई हैं सिर्फ़ अपने राइट के लिए कि आप हमारे साथ में न्याय हो। हम्म, तो ये देश के लिए सोचने का विषय है कि आखिर अभी भी इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है इस देश की महिलाओं को? ठीक है मैम। बट एक खुशखबरी आज की, जी प्लीज। आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिलाएं आज ही शामिल हुई हैं। हाँ। मतलब दे आर ऑन बॉर्डर, दे विल बी प्लेस्ड ऑन बॉर्डर, दे आर ट्रेन्ड लाइक अ मैन। हाँ, जो जो ट्रेनिंग होती है उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए 5 महिलाएं आज ही शामिल हुई। हाँ, तो तो इनका जो शिरकत करने का जो अलग अलग क्षेत्र है, वो शिरकत महिलाओं की बढ़ती जा रही है। वो दायरा जो पहले कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, वो बहुत बढ़ गया आगे तक। आप लोगों का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एक ये चाहूंगा कि अगर अगला जन्म होता है तो आप महिला बनना चाहेंगे या पुरुष? डेफ़िनेटली मैं महिला ही बनना चाहूँगी क्योंकि महिला के अनेक रूप होते हैं, मैं उन हर रूप को एन्जॉय करना चाहती हूँ। एक जननी के तौर पर, एक माँ के तौर पर, एक वाइफ़ के तौर पर, बहन के तौर पर, बेटी के तौर पर। तो ये बहुत सारे रूप को मैं अगले जन्म में भी एन्जॉय करना चाहूँगी और मैं मानती हूँ कि महिलाओं का जीवन सच में एक देखा जाए तो एक क्रिएटिविटी का जीवन है। वो जहाँ जाती हैं वहाँ कुछ न कुछ क्रिएटिव करती हैं। रंगों का रिलेशन देखिए महिलाओं से है। मतलब हर चीज़ खुशी, दुःख, ममता, दया, करुणा हर चीज़ तो महिला से रिलेटेड है। तो जीवन का कोई भी एस्पेक्ट महिलाओं के बिना तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। तो मैं अगले जन्म में डेफ़िनेटली महिला होना चाहूँगी, एक जागरूक महिला ही बनना चाहूँगी। मैम। मैं भी मैं अपनी ये अपॉर्चुनिटी पहला गुरु बनना बच्चे का नहीं मिस कर नहीं सकते मिस हैं। करूंगी। और ऊपर वाले का, परमेश्वर का सबसे बड़ा मुझे वरदान जो है वो है मातृत्व और मदरहुड, विच कैन नॉट बी स्टेटेड इन वर्ड्स। हाँ, चलिए मैं पुरुषों की तरफ से ये बोल देता हूँ कि मैं भी पुरुष ही बनना चाहूंगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए और यहाँ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मैं सबको समान देखता हूँ। इसलिए महिलाएं और पुरुष होने में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। और इस कार्यक्रम का मकसद ये था कि हम जाने कि समाज में ऐसी कौन कौन सी बुराई रही जिसकी वजह से महिलाओं के साथ बहुत सारे अन्याय हुए, लेकिन इसके साथ साथ उनके बारे में भी हमने जाना जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, जो उन सामाजिक मान्यताओं में नहीं फंसे। और इसमें एक लंबी श्रृंखला आती है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, उन सावित्रीबाई फुले और ऐसे बहुत सारे अन्य समाज सुधारक जिनका मैं यहाँ चूंकि समय की पाबंदी है तो नाम नहीं ले पाया हूँ। और उसके बाद फिर जब संविधान बना तो बहुत सारे ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए गए जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति आज सुधरी है। और हम चूंकि जैसा आप लोगों को एक प्रतिरूप की तरह देखें, एक रूपक की तरह के आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं सब प्रयासों की वजह से जो एक हायर पोस्ट आप एक्वायर करते हैं। तो उम्मीद है ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा और इस प्रोग्राम को देखिए। इस पर आप कमेंट, जो भी आपको लगता है उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल बहुरी अकेला कैफ़े को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि ये और लोग देखें तो उसको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।